नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपके यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनर TG2, यूपी मेट्रो और DMRC, सेल, इसरो, DRDO, यूपीपीसीएल के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक हमारी वीडियो के अंत में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई डैश डैश में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर ऊष्मा जो है जूल इसकी इकाई होती है। ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल होती है, जो कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगला प्रश्न, डैश डैश एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए वैरिएस्टर इसका सही उत्तर है। वैरिएस्टर एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ाने से घटता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया, पूरी जानकारी देख लेते हैं। वैरिएस्टर को VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। यह मुख्यतः रिवर्स बायस रजिस्टर है जो सर्ज सप्रेस करने में प्रयोग होता है। यह जिंक ऑक्साइड या इसके सिलिकेट या नाइक्रोम का भी बना होता है। अगला प्रश्न, 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होती है? शक्ति हमें निकालना है, जो कि P बराबर VI होता है। वोल्टेज दिया गया, धारा दी गई, गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2300 वाट आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। सही उत्तर न्यूनतम होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग न्यूनतम होता है और सतह की कण का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर 1 कूलाम प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। Q बराबर IT आपका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? सही उत्तर अर्धचालक पर लागू नहीं होता, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर उच्च वोल्टेज परिपथ पर लागू होता है। AC परिपथ में भी लागू होता है। जैसा कि आपका अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, जबकि इन सभी में लागू होता है। किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है। ये आप जरूर याद रखें। यहाँ पर देख लेते हैं, ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह नॉन लीनियर डिवाइस है और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है? सही उत्तर, जो कि 1/1000 वाट के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख लेते हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पर R1 बराबर 4R2, यहाँ पर इसे R2 निकालेंगे तो R/4 हो जाएगा, R1/4 होगा। ये धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, R1 में धारा R2 से प्रवाहित धारा का 1/4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो कि R2 की 1/4 होगी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, दिष्ट धारा के मामले में है। सही उत्तर, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है
धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं मतलब बदलती नहीं है। धारा दोनों दिशाओं में नहीं प्रवाहित होती है तथा डीसी धारा मतलब डीसी करंट परिमाण सदैव स्थिर रहता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देख लेते हैं। दिया गया है आपका प्रश्न, दो तारे जिनका प्रतिरोध R है और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसी यौगिक में एक R/2 प्रतिरोध की तार सीरीज में जोड़ दी गई है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए, जो कि दो तारे जिनका प्रतिरोध R है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसी यौगिक में एक R/2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिंपल सा है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे, 1 मतलब R1 + R2 + R3 होता है, तो यहाँ पर R/2 है, तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2R/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका बचेगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका सिर्फ R ही बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर है, R बचेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है। सही उत्तर आपका है लिथियम सेल। लिथियम सेल का उपयोग अधिक अवधि यानी उपयोग अवधि प्राथमिक सेलों से सर्वाधिक होती है। लिथियम सेल की निर्धारित वोल्टता लगभग 2.95 वोल्ट होती है। अगला प्रश्न हमारा जो कि दिया गया है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, या क्या दर्शाता है। सही उत्तर धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन दर का मतलब परिवर्तन धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता डेड डैश और डेड डैश के बीच परिवर्तनीय होती है। लेड एसिड सेल की वाट इंटू घंटा मतलब वाट घंटा दक्षता जो होती है आपकी यहाँ पर 70%, और यहाँ पर जो देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है इसकी परिवर्तनीय दक्षता जो होती है आपकी 80% होती है, एम्पियर इंटू और जो होती है। जैसा कि आपका दिया गया है, लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 70 और 80 के बीच परिवर्तनीय होती है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता जो होती है 90 से 95% तक होती है। एम्पियर घंटा दक्षता एम्पियर घंटा विसर्जन बटे एम्पियर घंटा आवेशन गुणे 100 होता है। यहाँ पर वाट घंटा दक्षता के बारे में देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला है, बैटरी की रेटिंग समानता की जाती है। सही उत्तर एम्पियर इंटू घंटा में व्यक्त की जाती है। बैटरी की रेटिंग समानता एम्पियर इंटू घंटा में व्यक्त की जाती है। बैटरी की रेटिंग वाट घंटा में भी व्यक्त की जाती है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, एक ट्रांसफार्मर द्वितीयक की 10 फेरे के साथ 100 मिलीवेबर अधिकतम का एक जयावक्रीय फ्लक्स जुड़ता है, तो द्वितीयक की प्रेरित ईएमएफ में प्रेरित ईएमएफ के आरएमएस का परिकलन कीजिए। सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए आपकी द्वितीय घेर मतलब संख्या टर्न की संख्या जो 10 दी गई, फ्लक्स आपका 100 दिया गया, यहाँ पर आवृत्ति 50 दी गई। हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फार्मूला होता है 4.44 फाई एफ एन इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर पूरा मान पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका कैलकुलेशन करेंगे, 222 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार सॉल्व किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, सिर्फ हम आपको यहाँ पर सवाल करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने लगेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम बीत जाएगा। एक ही 2 सवाल में कम से कम आधे घंटे बीत जाएंगे। चलिए, एक परिणामित यानी एक ट्रांसफार्मर 200 टर्न यानी 200 वर्तन प्राथमिक वाइंडिंग है। यदि वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम अभिवाह 5 मिलीवेबर है, तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी। यही फार्मूले पर मान रखना है, 4.44 फाई एफ एन यहाँ पर मान रखेंगे। फाई का मान कितना दिया गया, यहाँ पर फाई का मान हमें निकालना है। यह टर्न की संख्या दी गई है और यहाँ पर आपकी वोल्टेज दिया गया है, मतलब वोल्टेज और यहाँ पर मिलीवेबर दिया गया। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 54 हर्ट्ज बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक 500 वोल्ट है पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में फ्लक्स घनत्व के शिखर के मान की गणना करें। चलिए, जैसे कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया, टर्न की संख्या दी गई और यहाँ पर फार्मूले पर मान आपको रखना है। यहाँ पर फाई बराबर बी ए होता है। यहाँ पर बी ए का भी मान दिया गया, यहाँ पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे कि कैलकुलेशन करने के बाद आपका दोनों समीकरण जो बनेगी उनको दोनों को प्राथमिक पक्ष से सॉल्व करेंगे तो आपका 0.938 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि धारा और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, ज़रा इसे सेट कर लिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रश्न दिया गया है, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर फेज अंतर के रूप में जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार दिया गया है, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर फेज अंतर के रूप में जाना जाता है। फेज अंतर से धारा और वोल्टेज के आगे या पीछे होने की जानकारी प्राप्त होती है। धारा या वोल्टेज में से किसी का अधिकतम मान पहले आता है तो वह अग्रगामी कहलाती है और फेज डिफरेंस को फाई से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर कास फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिए जैसे कि देख लेते हैं, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है और यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिघात कितना होगा। सिंपल सा है, इस फार्मूले पर आपको मान रखना है। एक्सी धारती प्रतिघात बराबर एक्सी बराबर 1/2 एफ सी होता है। इस फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 10 ओम हो जाएगा। धारती प्रतिघात जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिए गए जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है जहां वोल्टेज लाइन है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा वोल्टेज लाइन बराबर मतलब वोल्टेज लाइन बटे √3 होती है। ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं जो कि स्टार डेल्टा विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज जो है वोल्टेज लाइन बटे √3 के बराबर होती है। मोटर को सर्वप्रथम स्टार में संयोजित करने से प्रारंभिक वोल्टेज का मान कम हो जाता है और डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, स्टेपर मोटर की संरचना चित्र में दी गई है। स्टेपर मोटर के प्रकार की पहचानें। सही उत्तर आपका दिया गया है जो कि परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर ये दी गई है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोपानी मोटर यानी स्टेपर मोटर का प्रकार नहीं है। सही उत्तर जो कि विपाटित कला मोटर यानी विपाटित फेज मोटर ये आपकी नहीं है स्टेपर मोटर, जबकि प्रतिष्ठम टाइप मोटर होती है, स्थायी चुंबक टाइप होती है, हाइब्रिड टाइप होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आरंभिक प्रकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर वोल्टेज डिप मोटर इसका सही उत्तर है, इसे नहीं किया जा सकता है। वोल्टेज डिप मोटर का उपयोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आरंभिक करने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पंदन प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि यहाँ पर ये सभी इसके सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सिंगल फेज डिस्ट यानी डीसी करंट चालन में असतत आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिमाण प्राप्त होता है। सही उत्तर कमजोर गति नियमन इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक 600 वाट और 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित प्रवर्तन यानी स्टार्टर मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.8 एम्पियर कर्षित करता है। यदि दक्षता 65% है और निर्धारित गति 1750 आरपीएम हो तो निवेश शक्ति क्या होगी। यहाँ पर पूरा जो कि मान दिया गया है, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखना है, दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 923.8
एक इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मान रख के सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन करना है, आपका सिंपल सा मान आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर तापमान। तापमान इसका सही उत्तर है। जैसा कि देखते हैं, तापमान के प्रभाव के कारण अर्धचालक की आंतरिक चालन विशेषता भिन्न हो जाती है। शुद्ध अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे विद्युत चालन होने लगता है। परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिए, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? चलिए इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपका पेटावायलेंट अशुद्धता और यहाँ पर इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर, यानी आपका बी और सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दी गई है। यहाँ पर देख लेते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक इंस्ट्रिंग में 5 संयोजी यानी पेटावायलेंट तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जैसे कि पेटावायलेंट अशुद्धता आर्सेनिक अथवा एंटीमनी होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में मिश्रित अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी आवेशवाहक तथा होल्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करते हैं। इसमें ऊर्जा स्तर चालन बैंड के पास होता है। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिए गए, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है? सही उत्तर 14 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जैसे कि प्रत्यक्ष ऑनलाइन यानी ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग डैश सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर सहायक संपर्क के लिए करते हैं। ऑनलाइन यानी ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग सहायक संपर्क से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 5 किलोवाट तक की मशीनों में होता है। अगला प्रश्न, आपको एक ड्यूल स्टार्टर इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आरंभ के माध्यम से जुड़े 3 फेज 5 HP और 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द्वारा कर्षित द्वारा की निगरानी के लिए एक आमीटर जोड़ना है, तो मोटर परिपथ में जोड़ने के लिए उपयुक्त आमीटर का प्रास डैश है। सही उत्तर 0 से 30 एम्पियर आपका पैमाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको एक ड्यूल स्टार्टर इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आरंभ में माध्यम से जुड़े 3 फेज 5 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की स्क्वायरल केज इंडक्शन द्वारा कर्षित धारा की निगरानी के लिए एक आमीटर जोड़ना है। मोटर परिपथ जोड़ने के लिए उपयुक्त आमीटर का प्रास जो है 0 से 30 एम्पियर विस्तारित पैमाना दिया जाता है। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करते समय स्टार डेल्टा स्टार्टर डैश किया जाता है, किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान तक कम करने के लिए किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करते समय स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक यानी ऑक्सिलरी धारा को सुरक्षित मान तक, मतलब प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान तक कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार है, स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि फेज वोल्टेज को कितना कम किया जा सके? सही उत्तर वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना कम किया जा सके। यहाँ पर देखते हैं, जो कि पूरा प्रश्न दिया गया, इसकी व्याख्या, स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की फेज वोल्टेज को कम करने के लिए इसे स्टार में संयोजित किया जाता है, क्योंकि स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज का √3 भागे में होता है, और साथ ही वोल्टेज को कम करके स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, एक PNPN उपकरण है जिसे एक छोटे धनात्मक गेट द्वारा चालन में प्रेरित किया जा सकता है और एक ऋणात्मक गेट द्वारा बंद किया जा सकता है। सही उत्तर GTO गेट टर्न ऑफ इसका सही उत्तर है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं।
सप्लाई से जोड़ने पर J1 और J2 अग्र अभिनत तथा J3 पश्च अभिनत में हो जाता है, जिससे चालन नहीं होगा। जैसे ही गेट पर धनात्मक सिग्नल लगाया जाएगा, J2 जंक्शन फॉरवर्ड अग्र बायस में हो जाएगा, जिससे PNPN में धारा का चालन प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जैसे ही गेट पर ऋणात्मक सिग्नल लगाया जाता है तो J2 पश्च अभिनत में आ जाता है, जिससे उसे आवश्यक परत की मोटाई अधिक हो जाने से धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे उपकरण ऑफ स्थिति में आ जाता है। इस घटना को GTO यानी गेट टर्न ऑफ कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैसे कि डेड डैश उपकरण जिसमें BJT और MOSFET के लाभ होते हैं। BJT यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर MOSFET का जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसका जो है आपका IGBT दोनों के लाभ इसमें मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं जो कि IGBT यानी यहाँ पर आपका दिया गया है IGBT इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर वह उपकरण है जिसे BJT और MOSFET दोनों के लाभ होते हैं। IGBT का जो पूरा नाम इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है। यह 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसका मुख्य लाभ इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है और इसका विकास उच्च आवृत्ति फास्ट स्विचिंग को कंबाइन करने के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में डेड डैश आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही उत्तर स्क्वायर पल्स। स्विचिंग परिपथ को प्रचलित करने के लिए ट्रांजिस्टर बेस एमीटर के बीच स्क्वायर पल्स सिग्नल प्रदान करना पड़ता है। सामान्यतः कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का उपयोग उच्च आवृत्ति के लिए करते हैं। इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार के ऑसिलेटर परिपथ जैसे कि मल्टी वाइब्रेटर, शॉर्ट टूथ जनरेटर, ब्लॉकिंग आदि का प्रयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया है, जैसे कि देख सकते हैं आप नीचे दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर किस अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर समान आधार NPN ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि इस प्रकार दिया गया है, सामान्य संग्राहक PNP ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर से कलेक्टर के मध्य धारा प्रवाह होता है। जब हम बेस में निगेटिव सप्लाई PNP कलेक्टर और एमीटर जंक्शन बढ़ा होता है, जबकि बेस और लाइटली डॉप्ड होता है। PNP और NPN ट्रांजिस्टर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। दोस्तों मैं अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन की तैयारी पूरी करना चाहते हैं और ये सारी वीडियो पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि UPPCL TG2 हो गया, UP मेट्रो हो गया, DMRC LMRC और यहाँ तक कि सेल, इसरो, DRDO, बिहार PCL, पंजाब PCL और MP PGCL, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को काफ़ी एक जगह कंपाउंड करने की कोशिश की है और सभी रोज़ जो क्लास लेते हैं इसमें सभी टॉपिक से हम प्रश्न कवर करते हैं। चाहे तो आप 1 नंबर से पूरी क्लासें अगर आपने देख ली तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। आपका कोई कितना भी टफ क्यों ना एग्ज़ाम आ जाए, यहाँ से बाहर आपका जाने वाला नहीं है। जैसा कि ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर कलेक्टर प्लस बेस धारा जो कि इसके बराबर होती है, एमीटर धारा के बराबर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया है। ट्रांजिस्टर एक छोटा साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तथा विद्युत स्विचिंग या सिग्नल एम्पलीफाई करने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, कॉमन इमीटर विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर AC सिग्नल को बाईपास करने के लिए किया जाता है। कॉमन इमीटर विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध AC सिग्नल को बाईपास करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में डेड डैश को कम करने के लिए कोर को एलिमिनेट करते हैं। सही उत्तर भावर धारा हानि को कम करने के लिए हम लेमिनेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में भार धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है।
मशीन के कोर में अनावश्यक रूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के कारण धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति का खपत करती हैं, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर फैराडे के नियम पर कार्य करता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि डीसी जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि चालक में कोई चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, शॉर्ट डेड डैश कंपाउंड जनरेटर एक डीसी जनरेटर का प्रकार है। शॉर्ट शंट जो है कंपाउंड जनरेटर एक डीसी जनरेटर का प्रकार दिया गया है। इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर आज पूरी हम जानकारी देखेंगे जो कि दोस्तों यहाँ शंट वाइंडिंग अगर आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी हुई है तो ये आपका ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। अगर यही वाइंडिंग इसके सीरीज और आर्मेचर के दोनों के पैरेलल में होती तो यहाँ पर आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाता। जैसे कि जब शंट क्षेत्र को केवल आर्मेचर के समांतर में संयोजित किया जाता है तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इस प्रकार जनित्र के सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान पूर्णतः लोड धारा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसा कि देखते हैं, एमीटर डेड डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। एमीटर अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है क्योंकि एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। इन्हीं परिपथों में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर एमीटर कहलाता है। एमीटर जो है विद्युत धारा यानी करंट मापने के लिए होता है। वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर होता है, रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर होता है और शक्ति के लिए वाट मीटर होता है आपका। अगला प्रश्न, एमीटर को समांतर में लगाने का क्या होगा? सही उत्तर परिपथ लघु परिपथ हो जाएगा। यानी एमीटर को अगर समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एमीटर को समांतर क्रम में लगाने पर परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है और धारा कम प्रतिरोधी मार्ग पर चलती है। अगला प्रश्न, एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? सही उत्तर कम प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर में हमेशा कम प्रतिरोध होना चाहिए क्योंकि पूर्ण रूप से धारा का बहाव हो सके। अगला प्रश्न, एमीटर में शंट का कार्य डेड डैश है। सही उत्तर धारा को बाईपास करना होता है। शंट का कार्य धारा को बाईपास करना ताकि अधिक मान तक मापन हो सके। अगला प्रश्न, किसी आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध डेड डैश होता है। सही उत्तर शून्य होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि यह शब्द आदर्श से तात्पर्य है एक काल्पनिक अनुमान है। आदर्श पूर्णतः शुद्ध जिसकी दक्षता 100% शत प्रतिशत है। चूँकि हम जानते हैं कि यह मीटर के श्रेणी क्रम में लगता है और इसका स्वयं का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाता है। धारा 100% उसमें बिना ह्रास के गुजरने की कल्पना होती है। अतः आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि डीसी डिस्क धारा मोटर यानी डीसी करंट मोटर की घूर्णन की दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है? सही उत्तर आर्मेचर या फील्ड यानी क्षेत्र कुंडली में किसी एक के संयोजन को उल्टा करके यानी व्युत्क्रमित करके बदला जा सकता है। डीसी मोटर में घूर्णन यानी रोटेशन की दिशा रिवर्स यानी व्युत्क्रमित यानी उल्टा करने के लिए आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग को में से किसी एक का संयोजन रिवर्स यानी उल्टा कर देते हैं तो आपकी गति बदल जाती है। यदि दोनों में एक साथ रिवर्स कर देंगे तो मोटर की दिशा उसी दिशा में घूमती रहेगी, मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं। सही उत्तर सामान्य गति से केवल ऊपर, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं जो कि फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा मोटर की गति को केवल बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार जान सकते हैं। शंट मोटर फील्ड के साथ एक रियोस्टेट जोड़ा जाता है और प्रतिरोध बढ़ाने में शंट धारा यहाँ पर देख सकते हैं घट जाती है और शंट भी घट जाता है, इस प्रकार देख सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया है, टोंग टेस्टर एक उपकरण है जिसमें डैश डैश होता है। सही उत्तर जो कि एक अमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर होता है। टोंग टेस्टर को क्लैंप मीटर भी कहा जाता है। इसमें धारा ट्रांसफार्मर के साथ एक एम्पियर मीटर होता है। यह एक शॉर्ट सर्किट में करंट को मापता है और एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की गति को मापन होता है। अगला प्रश्न, क्लिप ऑन टाइप मीटर डैश डैश भी कहलाता है। सही उत्तर टोंग टेस्टर कहलाता है। टोंग टेस्टर, जिसे क्लिप ऑन टाइप मीटर कहा जाता है, का उपयोग लाइव कंडक्टर को मापने में किया जाता है, बिना किसी नुकसान के अथवा बिना शक्ति के प्रभाव को बंद करके करते हैं। यानी धारा का मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होता है, उसे आसानी से माप लिया जाता है उसका करंट। इनमें से कौन सा मापन उपकरण चुंबकीय फील्ड को शक्ति को मापता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर गॉस मीटर इसका सही उत्तर है। गॉस मीटर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी चुंबकीय वेव मापन को गॉस में दर्शाता है। यह मीटर डीसी चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मापन के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर आरपीएम मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर एक उपकरण है जो शाफ्ट या डिस्क के घुमाव की गति को मापता है। ये युक्ति चाल को आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट का अवशोधित एनालॉग डायल पर दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीशियन द्वारा उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है? सही उत्तर एवोमीटर। एवोमीटर यानी एम्पियर वोल्ट और ओममीटर जो कि आपका उसे बोलते हैं मल्टीमीटर। इसमें धारा जो है एसी और डीसी विभवांतर और प्रतिरोध भी मापा जाता है। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवेशित कणों को त्वरित करता है? सही उत्तर साइक्लोट्रॉन। अगला हमारा प्रश्न जो कि दिया गया है, डैश डैश को कम मूल्य का तापांतर मापी है। सही उत्तर आयरन कॉन्स्टेंटल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। स्टील के ताप उपचार में 400 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए टेम्परिंग तेल का कुंड का तापक्रम डैश डैश थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए कोमल अनुमल इसका सही उत्तर है। देखते हैं, स्टील के ताप उपचार पर 400 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का तापक्रम कोमल अनुमल थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि गतिमान लौह माप यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। सही उत्तर एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि गतिमान लौह माप यंत्र का प्रयोग एसी और डीसी दोनों पर किया जाता है। यह इंडक्शन माप यंत्र केवल एसी तथा स्थायी चुंबकीय प्रारूपी उत्पन्न उपयंत्र केवल डीसी माप यंत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, नाभिकीय विद्युत स्टेशन में संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही उत्तर इसका संचालन कम विश्वसनीय है, यही आपका गलत है। बाकी सभी सही दिया गया, जैसे कि थोक विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु इस प्रकार का संयंत्र बहुत ही किफ़ायती है, बिल्कुल सही है। उड़न द्वारा विखंडन सामान्यतः रेडियोधर्मी होते, बिल्कुल सही है। काफ़ी कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। अगर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट आसानी से देख सकोगे, जो कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बैठ जाना, यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे अगर आप हमारी पूरी वीडियो देख लेते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन परमाणु संयंत्र रेडियोधर्मी विखंडन के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करता है? सही उत्तर परमाणु भट्टी रिएक्टर बिल्कुल सही उत्तर है। परमाणु भट्टी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु संयंत्र का मुख्य भाग होता है, जिसका उपयोग नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो किरणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हाई हेड तथा निम्न स्राव के लिए डैश डैश वाटर टरबाइन उपयोग होता है? सही उत्तर पेल्टन व्हील। उच्च शीर्ष व निम्न आसव के लिए पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न शीर्ष के लिए
कैप्लान टरबाइन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन डेड डैश द्वारा पैदा करते हैं। सही उत्तर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तक के लिए उच्च गति आद्य प्रवर्तक में किस प्रकार के आद्य प्रवर्तकों पर यानी स्टार्टर पर विचार किया जाता है। सही उत्तर गैस टरबाइन पर। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है, प्रत्यावर्तित के लिए उच्च गति आद्य प्रवर्तक यानी स्टार्टर में गैस टरबाइन प्रकार के आद्य प्रवर्तक यानी स्टार्टर पर विचार किया जा सकता है। साथ ही प्रत्यावर्तक द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और उनके उपकेंद्र पर स्थापित होता है। अगला प्रश्न, रिजर्व पावर का इस्तेमाल डेड डैश में होता है। सही उत्तर जनरेटिंग स्टेशन में होता है। रिजर्व पावर का इस्तेमाल जनरेटिंग स्टेशन में होता है क्योंकि अगर किसी समय जनरेटिंग स्टेशन में पावर की ज़रूरत पड़े तो वो पावर जनरेटिंग स्टेशन में इमरजेंसी आपातकालीन में उपयोग में ले सकते हैं।